वर्ल्ड के अंदर एक संस्था की बात करेंगे, G20। हेडिंग डाल दीजिए G20। G20 देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में हल्का सा जान लीजिए। ये जो G20 है, कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं इसका पूरा नाम क्या है। जी का नाम, जी का मतलब होता है ग्रुप, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ग्रुप। वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, उनकी तरफ से लीड करना, ऐसे कह सकते हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधि होता है। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, वैसे तो देखिए 1999 में इसकी स्थापना हुई। 1999 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो बैठक का प्रारंभ हुआ था, प्रतिवर्ष बैठक का प्रारंभ, वो 2008 से हुआ। प्रतिवर्ष बैठक का। और इसका जो हेड ऑफिस कह लीजिए, चाहे सचिवालय कह लीजिए, एक तरीके से सचिवालय ज्यादा होता है। इसका कोई भी सचिवालय नहीं होता, सचिवालय नहीं होता है इसका। अब देखिए, G20 है तो इसमें जो सदस्य देश है या सदस्य देश को लिखो, इसमें लिखो टोटल 20 है। देखो, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आपको बताऊं उसी तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। देखो, IAS प्री में एक क्वेश्चन आएगा, G20 देशों का युगम कौन सा है, 4 के कॉलम बना के, और उसमें एक क्या है वो गलती से दूसरा डाल देता है, मतलब 4 के ग्रुप में। तो आपको 20 देशों के नाम पता होना चाहिए। एक बार लिख लो, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा इसका। लिखिए कौन कौन से हैं। एक तो है अर्जेंटीना, अपने दिमाग में डालते हैं। जैसे आप, यदि आपके पास मैप होगा तो मैप में कभी देखने की कोशिश करना है इसको। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब जिस बच्चे की वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़ी है वो थोड़ा सा दिमाग मिलेगा। तो देखो, ये साउथ अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खुद है, ब्राजील ये भी साउथ अमेरिका का है। इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, कनाडा, चीन, फ्रांस। आराम से इसको लिखते जाओ, एक एक देश को ध्यान से मन में जुड़ाते जाओ। ऑस्ट्रेलिया आ गया, अर्जेंटीना आ गया, ब्राजील आ गया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत है, इंडोनेशिया है, भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी
और देखो कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, इटली है, जापान, मेक्सिको, रशिया है, मेक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की है, यूके है, टर्की, इसको तुर्की भी बोल देते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, और जो 20वां है वो है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन है। अब ये मेरा नाम याद रखना पड़ेगा, ये चैलेंज है आपके लिए। आ चुका है क्वेश्चन, कौन सा G20 का नहीं। इसका सबसे बढ़िया तरीका है वर्ल्ड का मैप। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एटलस और खाली मैप हमेशा अपने पास रखा हुआ, उसमें क्या है, इन देशों को देख देख के फीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड का मैप कर लिया, फिर देख देख के फीड कर लिया, ऊपर G20, आप देखिए कितना बेहतरीन बन जाएगा। और वैसे तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पड़ोसी देशों में इसमें सिर्फ आपका ये इंडोनेशिया और चाइना में, और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे देश नहीं है इसमें। तो इंडोनेशिया है, चाइना है, और ये आपका इंडिया के दो ही पड़ोसी देश होते हैं। यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यूएसए है, कनाडा है, और इसके अलावा मेक्सिको है, ये इसके अंदर आ जाता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये दक्षिण अफ्रीका है, और नहीं है कोई भी। और यूरोप की ज्यादा है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, और इसके अलावा इटली है। और एशिया में यदि हम देखें, यूनाइटेड किंगडम यूरोप का है, टर्की आ गया एशिया का, दक्षिण कोरिया आ गया एशिया का, इंडिया है ही एशिया का। ऐसे भारत कब शामिल हो गए? भारत ये 2008 के बाद में शामिल हुए थे, क्योंकि पहले क्या G7 के रूप में थे, G7, G8 के रूप में कहा थे। G20 जो रूप बना था ना इसका, तो ये 2008 के बाद। उससे पहले ये छोटे छोटे, कभी G7 के रूप में उभर कर आया, कभी G8 के रूप में आया, एकदम से इसमें 20 ये शामिल हुए। चलें, अब आप देखिए इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यूरोपियन संघ, इसमें क्या है, पहले 28 देश थे, अब इसमें 27 है। आपने कभी नाम सुना होगा ब्रेक्जिट, ब्रिटेन बाहर निकल गया, वो इसी से निकला था। तो इसमें से जो टोटल सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के, ये 27 है। मत कर देना, इसमें पहले ब्रिटेन हुआ करता था, वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो टोटल वैसे देखें अपने, यदि हम EU को तो एक ही मानते हैं,
वैसे देखो तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, फिर 27 और 19 इतने हो जाते हैं, 27 प्लस 19, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता नहीं है। अब हम बात करेंगे 20 देश है। अब आप देखिए इसके अंदर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, तो ये जीडीपी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा, निवेश की दृष्टि से भी बहुत बड़ा संगठन हो जाएगा, इसके अलावा वैश्विक व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ा हो जाएगा, एक आपकी जनसंख्या की दृष्टि से तो कहना ही है, इंडिया और चाइना दोनों बैठे हैं। तो ऐसे इसका एनालाइज किया जाता है। हो गई बात ये सर? चलिए अब आप देखिए इसका यदि अपने एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम 2-3 एंगल निकालेंगे इसके। एक वैश्विक बाजार का, वैश्विक व्यापार का कितना है, ग्लोबल ट्रेड, विश्व का व्यापार कितना होता है, ठीक है ना, कितना व्यापार यहां पर होता है। दूसरा हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, निवेश वही होता है ना जहां बचत होती है, सिंपल सी बात है, वैश्विक निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, वैश्विक जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी, जीडीपी का मतलब समझते हो, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, और वैश्विक जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब इनके आधार पर हमें देखना है इसको, इसका महत्व अपने आप पता लग जाएगा। अब वैश्विक व्यापार देखें तो 75%, 75%, आप खुद देखिए अंदाजा लगाओ, विश्व का 75% व्यापार, 75% व्यापार यही है। अब आप देखिए खुद अंदाजा करें। और वैश्विक इन्वेस्टमेंट 85%, देखो 15% यानी देशों में बच गया, 85%, और उत्पादन 85%, प्रोडक्शन भी 80%, और 2/3 जनसंख्या यहां पर निवास करती है इन देशों में। विश्व की 2/3 जनसंख्या इनमें निवास करती है, खुद देखो, तो अपने आप में एक बड़ा संगठन हो जाता है। और वैसे भी अपने देख लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भी ये कवर कर जाता है, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया, वो भी यही है। दूसरे नंबर पर कनाडा, वो भी यही है। तीसरे नंबर पर चाइना, वो भी यही है। चौथे नंबर पर अमेरिका, वो भी यही है। 5वां नंबर ब्राजील, वो भी यही, सिंपल सी बात है। छठे ऑस्ट्रेलिया, वो भी यही है। 7वें नंबर पर अपना इंडिया है, वो भी यही है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, वो भी यही है। सारे यही है। क्लियर होगी बात सारी? तो इनके आधार पर आपको ये पता होना चाहिए। और इनकी बैठकें होती हैं, वित्त मंत्रियों की भी बैठक होती है। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनकी भी बैठक होती है। आइए एक लाइन लिखना, G20 देशों के वित्त मंत्री, G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं। एक वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं। एक वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं। एक वर्ष में 2 बार बैठक, मतलब इनका क्या सिस्टम है, जो भी बैठक होगी इनकी, वित्त मंत्रियों की बैठक वो अलग होती है, एक शिखर सम्मेलन होता है वो अलग बात होती है। भाई वित्त मंत्रियों की बैठक हुई तो क्या होगा, इसके अंदर
वो भी भाग लेंगे वित्त मंत्री, और यदि गवर्नर की बैठक होगी तो जैसे आरबीआई से यहाँ जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक शब्द होता है शिखर सम्मेलन, मैं मूल रूप से उनकी बात करने जा रहा हूं। ज्यादातर आपके वही क्वेश्चन आता है। आइए G20 का शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। देखो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन ये सामने आता है कि ये जो G20 है इसका जो शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? वार्षिक सम्मेलन, हर साल होने वाला सम्मेलन। नहीं ऐसे नहीं, हर साल तो फिर वित्त मंत्रियों की भी हो रहे हैं, उनको तो नहीं कह रहे। हर साल तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर की भी हो रहे हैं, उनको नहीं कह रहे। शिखर का मतलब क्या होता है? टॉप, मतलब किसी भी देश का टॉप लेवल का जो व्यक्ति होगा वो इसमें भाग लेगा। जैसे प्रधानमंत्री इसमें भाग लेगा और कोई नहीं ले सकता, विशेष कारण ना, ठीक है ना। तो ये एक बार पूछ लेते हैं शिखर सम्मेलन का मतलब क्या है। तो इसमें टॉप के जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो भाग लेता है। इसमें लिख दीजिए, इसमें सदस्य देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है। सदस्य देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है। इसमें लिखिए पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन। लिख दीजिए नवंबर 2008, पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008। ये जो हुआ था वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में। अब देखिए, अब लेटेस्ट में कौन सा हुआ है बताइए, लेटेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ है? अब इतना तो थोड़ा ध्यान रखा करें यार, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। केरल में हुआ है, ऐसा किया करें, ध्यान रखा करें। मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। G20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना चाहिए। ये हुआ है अक्टूबर 2021 में, 31 अक्टूबर के आसपास इसका होता है। अक्टूबर 2021 में बताता हूँ अपने हिसाब से, मैं दोबारा बताऊँ नहीं तो समझा। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है रोम में, इटली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। रोम इटली में हुआ है। ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बस ये जो इटली है इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं यूरोप का भारत।
ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। ये जो रोम है, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं अलग अलग में लिख देता हूं। इसका जो निकनेम है, इसे कहते हैं शाश्वत नगर। और एक नदी है टाइबर, ये टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे है। ये 2-3 बातें ध्यान रखना। अब देखो, इनमें विचार विमर्श होते हैं, चर्चाएं होती है, लेटेस्ट में जो समस्याएं चल रही होती है जैसे क्लाइमेट चेंज, कोरोना, ठीक है, इन पर ये चर्चाएं होती है। क्या बातें हुई उनकी बात आइए ऐसे कर लो और यहां लिखिए विशेष। विशेष देखो, एक पेरिस सम्मेलन हुआ था, मैं आपको बता के गया था पहले। पेरिस सम्मेलन कोप 21, अभी कोप 26 हुआ है, ठीक है ना, वो ग्लासगो में हुआ है, करेंगे बात उसकी बात में। लेकिन जो कोप 21 हुआ था पेरिस सम्मेलन, उसमें ये बात हुई थी, ये डिसाइड किया गया था कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ताप नहीं बढ़ने देंगे पृथ्वी का, ये बात कही गई थी। उसी को इसमें दोहराया गया और ज्यादा कुछ नहीं। पहला लिखिए ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता। एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता। कहने का मतलब क्या, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे पृथ्वी का टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इसके नीचे पहले पॉइंट में क्वेश्चन लिखो, ऊपर लिख देना RS 2021। क्वेश्चन लिखिए पिछली सदी में, सदी समझिए, सदी का मतलब क्या होता है? 100 साल, ठीक है ना। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन लिखिए 3.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। पिछली सदी का है तो ये आंकड़ा तो बदलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। वही वो सदी को तो बदल नहीं सकते अपने। इसका सही आंसर है ये 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, ये आपके उसमें क्या कहते हैं, विवादित है, क्योंकि वास्तव में क्या है 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। आप ऐसे लिख लीजिए, यहां पे लिख दो वास्तविकता में पिछली सदी में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। मतलब आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है।
और किसी के पास टाइम नहीं करवा तो नहीं क्वेश्चन ऐसे बढ़। चलिए, एक कार्बन का उत्सर्जन हम कितना करेंगे, क्या उसका एक एजेंडा बनाया गया है, लेकिन ये वो है ना, बात हुई है और ये बात पहले भी होती है, सिंपल सी बात है। दूसरा देखिए, शून्य कार्बन उत्सर्जन पर सहमति नहीं बनी है, याद रखना। देखिए, अब इसमें चाहे वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सीमित रखने की बात हो, चाहे शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात हो, इसमें क्या है, होता क्या है, हम चाहे कोई भी काम करें, ये दोनों कोरिलेट हो जाते हैं इससे। ऑब्वियसली बात है, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो ये तो कम हो गई। दो देश है, चीन का तर्क इस मामले में क्या है, चीन क्या कहता है, लिखिए। एक तो चीन के बारे में मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन भी आ चुका है। दुनिया का सबसे अधिक कार्बन प्रदूषित देश, सबसे अधिक कार्बन प्रदूषित देश, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन जो करता है वो चाइना ही करता है, सबसे ज्यादा। वही बात सर, ये क्या कहता है, इसने अपनी क्या बात की है, इसके नीचे लिखो। वर्ष 2060 से पहले वर्ष 2060 से पहले चीन अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन को तटस्थ करेगा। ध्यान से सुनना इसको, यही क्वेश्चन होते हैं आपके। वर्ष 2060 से पहले चीन अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन को तटस्थ करेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि कार्बन के प्रति तटस्थता के लिए चाइना ने कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? तटस्थता का मतलब क्या होता है? मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को स्थिर कर देंगे, ना तो हम बढ़ने देंगे उसको, ना हम कम होने देंगे, एक जगह हो जाएगा। तटस्थ का मतलब क्या है? ना मैं पीछे, ना इधर, ना उधर, ये कर दे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कार्बन का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है 2060। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है भारत का कार्य। भारत क्या कहता है, ध्यान रखना, लिखिए। यदि 2050 तक 2050 तक नेट जीरो वैश्विक लक्ष्य है, तक नेट जीरो वैश्विक लक्ष्य है, तो अमीर देशों को
तो अमीर देशों को, वैश्विक लक्ष्य है तो अमीर देशों को 10 वर्ष पहले कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब तटस्थ। कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, आइए देखिए नेट जीरो का क्या मतलब है? कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, जीरो करना। इसका मतलब यह है कि यदि हम 2050 का लक्ष्य रखते हैं तो विकसित देशों को 10 वर्ष पहले कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। या विकसित देश कह लीजिए, चाहे अमीर देश कह लीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है कि उनको होना चाहिए 10 वर्ष पहले। हमारी तो बाद में बात आई। क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया है, भारत है, या आप देख लीजिए कोई और कंट्री आसपास देख लीजिए। हम इंडिया का एग्जाम्पल, इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री में आता है। ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यूके हो गया, आपका रशिया हो गया, और जो आपके ये ब्रिटेन है, ये तो क्या है, ये शुरू से ही डेवलप है। इन्होंने तो उद्योग धंधे अच्छे कर दिए, अच्छा प्रदूषण किया इन्होंने। तो अब जब हमारी बारी आई है तो हमें ये कह रहे हैं कि आप कम कर लो, उल्टा आप कम करो और हमें थोड़ा सा मौका और दो, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लें और फिर हम आगे कर लेंगे। उसके कहने का मतलब कि पहले आप करो, ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो अभी कर रहे हैं। अभी हमने उद्योग धंधों में थोड़ी सी क्रांति लाई है, तुम तो पता नहीं कब से कर रहे थे। तो भारत क्या कहता है, एक लाइन में लिखना, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा किया जाएगा। वैश्विक उत्सर्जन को आधा किया जाएगा, आधा किया जाएगा। ठीक है ना? मतलब यदि हम 100 कार्बन का उत्सर्जन करते हैं ना आज की डेट में, तो 2030 तक 50 करें, तभी जाके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक लाइन और लिखिए, नई लाइन से लिखिए, G20 देश 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। एक तो क्वेश्चन सीधा ये बन गया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन सा समूह करता है? G20 करता है। आपके सामने 80%। भारत क्या कहता है कि वैश्विक उत्सर्जन जो है ये आधा कर दो। कब तक? 2030 तक आधा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब 40 कर दो। आगे बात समझ में? फिर भारत क्या कहता है, आधा तो 2030 तक, ये तो वर्तमान है, और आधा 2030 तक, और नेट जीरो 2050 तक। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि G20 देशों के द्वारा वर्तमान में कितने % ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है? 80%। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि G20 देशों के द्वारा वैश्विक उत्सर्जन का आधा करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। और नेट जीरो का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2050।
ठीक है। और चाइना क्या कहता है, 2060 से पहले चीन अपनी अर्थव्यवस्था के कारणों को तटस्थ करेगा। समझ में आ गई बात सर? ये 2-3 आंकड़े हैं, इनको नजरअंदाज मत करना, सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन, उसमें 2030, 2050, 2060 में कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपको। चाइना 2060, और भारत ने जो तर्क दिया है, अपना नहीं कह रहा भारत ये नहीं कह रहा कि मैं आधा करूंगा, भारत ने कहा ऐसा होना चाहिए। इसने कहा कि यदि 2050 आप नेट जीरो रखते हो, तो सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्री जो है उनको 10 साल पहले न्यूट्रल हो जाना चाहिए, बिल्कुल जीरो, 10 साल पहले, मतलब 2040 तक, और 2030 तक आधा हो जाए। समझे बात को? तभी हम प्रकृति को बचा सकते हैं, पृथ्वी को बचा सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं। जी तो अब आप देख लीजिए, नवंबर के मिड में आ गया, नवंबर चल रहा है ये। अब आप देखो, जब नवंबर आपके सामने चल रहा है, इस टाइम आप पंखे की डिमांड नहीं कर रही है, बहुत बड़ी बात है, थोड़ी देर में करने लग जाओगे। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ही तो है। अपने जीवन काल में भी आपने नवंबर में स्वेटर तो पहनी होगी ना, जीवन काल में याद आ रहा होगा कि 5वीं 6वीं में पढ़ रहे होंगे, आपका भी एक कार्यकाल है, उसमें कभी ना कभी तो नवंबर में तो पहनी होगी ना। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन काल में सितंबर के लास्ट वीक में स्वेटर पहनी हुई है। अब आप देखिए कितना फर्क पड़ा है। और अभी कुछ नहीं है, अभी तो आराम से चलो, ये दिसंबर के मिड तक कोई सर्दी आएगी नहीं तो सुबह शाम को सर्दी लग रही है, और कोई मतलब नहीं। होगी बात सारी? चलिए अब आप देखिए, एक तो जो कोयले के संयंत्र है, इनके लिए कुछ बात कही गई है। देखिए ऐसे देखो, तीसरा सहमति, इस पर सहमति बनी है। तीसरा पॉइंट देखिए, ऐसे कोयला संयंत्रों के लिए, ऐसे कोयला संयंत्रों के लिए फंडिंग समाप्त करेंगे। ऐसे कोयला संयंत्रों के लिए फंडिंग समाप्त करेंगे, फंडिंग समाप्त करेंगे जिनका उत्सर्जन फिल्टरिंग प्रक्रिया में नहीं होता है, जिनका उत्सर्जन फिल्टरिंग प्रक्रिया में नहीं होता है। फिल्टरिंग प्रक्रिया में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, देखो, चाहे हम कोयले से बिजली बना रहे हो, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिल्टर जैसी प्रक्रिया तो होती ही है। आप पानी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पानी आ रहा है, लेकिन आरओ के माध्यम से उसको शुद्ध तो किया जा रहा है ना। पानी तो ठीक है, गंदा आ रहा है, पीछे से ही गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आरओ के माध्यम तो शुद्ध तो कर सकते हैं ना उसको। यदि कोई कंपनी, यदि कोई संयंत्र ऐसा काम नहीं करता है फिल्टर का, भी कोयले से जो धुआं निकलता है उसको फिल्टर करने का काम नहीं करता है, तो उसकी फंडिंग हम लोग उसको पैसा नहीं देंगे, उसको लोन वगैरह नहीं देंगे। इसके कहने का मतलब ये है। आइए अब आप देखिए, नई लाइन से लिखना, चौथा लिख दो, इसी में लिखने दो। G20 नेताओं ने ट्रेवी फाउंटेन ये रोम में पड़ता है, का दौरा किया। ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया।
ट्रेवी फाउंटेन का दौरा। अब देखो होता क्या है, एग्जामिनर पूछ लेता है, हो सकता है G20 से कोई संबंध भी ना हो। अब इसकी पूरी फोटो आई अखबार कि G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने ट्रेवी फाउंटेन का दर्जा उसका दौरा किया, उस वहां पर गए। अब आपसे पूछने का ट्रेवी फाउंटेन कहाँ है, ऑप्शन में दे देगा रोम में, पेरिस में, बीजिंग में, ऐसे दे देगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत करके आए। बस ऐसी सजगता रखनी है आपने। ट्रेवी फाउंटेन क्या है, ये रोम में है। इसमें क्या होता है कि यहां पर खड़े होकर यदि कंधे से ऊपर यदि अपने सिक्का उछाल देते हैं, फाउंटेन है, पानी बह रहा है, और अपने यदि कंधे से ऊपर सिक्का उछाल दिया तो ये माना जाता है कि हम रोम में दोबारा आएंगे। इस प्रकार की भावनाएं होती है। ये ट्रेवी फाउंटेन, एक लाइन लिख दीजिए, छोटी सी बात लिखो। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि कंधे से ऊपर सिक्का फेंक दिया जाता है, कंधे से ऊपर यदि सिक्का फेंक दिया जाता है तो यह वापस रोम आने का प्रतीक होता है। पांचवा लिखिए, लिखते जाओ। ओईसीडी के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स के 15% करने पर सहमति। वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स के 15% करने पर सहमति। पहले तो आप ऐसे करो, इस ओईसीडी के बारे में थोड़ा सा जानो, फिर बात है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पूरा नाम वगैरह थोड़ा ध्यान दे दिया करो। और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है ये पेरिस में है, फ्रांस में। बस इतना सा ही ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। इसमें जो एक चीज और ध्यान रखो, जो सदस्य देश है 38 है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल नहीं है इसके, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है। पूछे जाते हैं किसमें भारत शामिल नहीं है। अब आप देखिए, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स के 15% करने पर सहमति मिली है। क्या है मामला ये? जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, अब ये क्या करती है, प्रदूषण में इनका काफी योगदान है, तो इन पर क्या है, टैक्स लगता है। बहुत सारे टैक्स लगते हैं।
उनमें से इनकम टैक्स भी होता है, सर्विस टैक्स भी होता है, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स का जो निर्धारण करता है वो ये करता है, कहता है कम से कम 15%। इसका क्या मतलब निकलेगा? कोई 10% करता होगा, कोई देश 7% करता होगा, कोई करता ही नहीं होगा, लेकिन का 15% आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर बनाता हूं, मेरी कंपनी है, मार्कर बनाता हूं, तो इस मार्कर को बनाता हूं तो फैक्ट्री चलती है तो मशीनें वगैरह ये सब चलते हैं, तो इससे क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब कारपोरेट टैक्स से भी मैं बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है लागत ज्यादा आएगी, लागत ज्यादा आएगी तो महंगा होगा तो मार्केट में जाएगा, तो जब महंगा होगा तो हो सकता है उसके खरीदने वालों की संख्या कम हो जाए। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज महंगी होगी तो उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। और उसका उत्पादन करने के लिए, लागत कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इको फ्रेंडली बनाएंगे, ठीक है ना। इस कारण से कारपोरेट टैक्स बढ़ाया जाता है ताकि जो कंपनियां वगैरह है इनको जो प्रोडक्शन है वो इको फ्रेंडली करने के लिए प्रेरित किया जा सके। जैसे बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो लोग किसकी तरफ जाएंगे, सौर ऊर्जा की तरफ जाएंगे ना। आज नहीं कहते यार बिल बहुत आ रहा है, सोलर पैनल लगा दो यार, यही कह रहे हैं ना सारे। तो हम ये बिजली के बिल को ज्यादा करके क्या करने जा रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ अपने को धकेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल इनकी कीमतों को बढ़ाकर हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो खरीदोगे, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही टैक्स बढ़ा दो फैक्ट्रियों पर, अपने आप सोचिए क्या करना है। जब टैक्स बढ़ाएंगे कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो कहेंगे यार थोड़ा कम करो भाई, इको फ्रेंडली लाओ। अभी जैसे पटाखे आपने छोड़े थे, इको फ्रेंडली पटाखे, हालांकि देखो धीरे धीरे देखना सब नियंत्रण में आ जाएगा। अभी बात उसमें लगी है कि कार्रवाई होगी, बाद में क्या करेंगे, ये पुलिस वालों को ड्यूटी लगा देंगे, घूमो जहां भी कोई इको फ्रेंडली पटाखे नहीं फोड़ रहा है, धुआं ज्यादा दिख रहा है, वहां चलो लगा दो चारा। होगी ना शुरुआत इसकी, तो अब देखना आगे तक चलेगा। आप सोचिए, ये जो आप व्हीकल चलाते हो, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो, थोड़े टाइम पहले जाओगे तो कोई पर्यावरण टैक्स नहीं लगता था, पोल्यूशन नहीं बनाना पड़ता था। अभी तो बनाने लगे हैं इस पर। अब आप देखिए सीधा देखा पोल्यूशन दिखा, तो धीरे धीरे ये चलता जाएगा। तो आज इसमें अपने इतनी बात करेंगे, इसकी आगे की बात अपने कल करेंगे। प्रधानमंत्री जो मोदी है ये पोप से मिलने वाले 5वें प्रधानमंत्री हैं। अब ये पोप क्या है, वेटिकन सिटी क्या है, किस धर्म से संबंधित है पोप, ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो पोप से मिले, अब तक कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे जो पोप से मिले, इसकी बात अपने कल करें, ठीक।